I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. अभी के टाइम में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यह निकल के आ रहा है कि जब बजट अच्छा हुआ था, सभी लोग बोल रहे थे कि बजट बहुत ही अच्छा हुआ है, तो बजट जब बहुत ही अच्छा हुआ है तो आखिर में मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे क्यों गिरने स्टार्ट हो गया? क्योंकि जब निफ्टी 50 कल क्लोज हुआ था, जब मार्केट बंद हुआ था, तो निफ्टी 50 0.1% नीचे गिरा हुआ था। तो ऐसा तो कभी नहीं होता है कि बजट अच्छा हो जाए और मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। अब ऐसा क्यों हो गया? अब इसके वजह से लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा डर बैठ चुका है कि जब मार्केट मंडे को ओपन होगा, जब मार्केट अगले हफ्ते ओपन होगा, तो अगले हफ्ते भी मार्केट नीचे ही गिरने वाला है, ऊपर नहीं जाने वाला है। क्योंकि जब बजट के दिन मार्केट नीचे गिर गया तो आने वाले दिनों के अंदर भी मार्केट नीचे गिरने वाला है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है लोगों के अंदर। ये कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं, बहुत ही सिंपल कंफ्यूजन है। अब देखिए अभी के टाइम में क्या है कि बजट जो था वो सैटरडे को था, मतलब शनिवार को था, और शनिवार को कोई भी जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं ना, एफआईआई के, डीआई के, वो प्लेस नहीं होते हैं। वो ऑर्डर प्लेस होंगे मंडे को। केवल उस दिन मार्केट इसलिए ओपन था कि बजट था, बजट की वजह से मार्केट ओपन किया गया था। बट इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन सभी लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था। तो जब मंडे को मार्केट ओपन होगा ना, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआई है, फॉरेन इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर है, वो ऑर्डर प्लेस करेंगे मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा शनिवार के दिन, तो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ होगा। वो ऑर्डर प्लेस होगा, आपको एनएबी अलॉट होगी मंडे को, मंडे के दिन की एनएबी अलॉट होगी। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मंडे के दिन मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्योंकि लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। जो लोग लमसम भी किए होंगे ना, उनका भी ऑर्डर प्लेस होगा मंडे के दिन ही। तो यहां पे आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया हो कि आखिर में मार्केट क्यों नीचे गिरा हुआ था। क्योंकि ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहे थे, क्योंकि मार्केट बिहेव कर रहा था बजट के न्यूज के हिसाब से। उस वजह से मार्केट नीचे गिर रहा था, कभी ऊपर जा रहा था। अब देखिए पिछले एक हफ्ते से मार्केट आपको साफ साफ बता रहा था कि बजट में कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर में लगभग 1-2% मार्केट ऊपर जा चुका है। पिछले 2 महीने से मार्केट नीचे गिर रहा था, बट अचानक से पिछले एक हफ्ते के अंदर में मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया था। तो वहां से आपको साफ साफ पता चल रहा था कि बजट में कुछ अच्छी चीजें आने वाली है, जिसकी वजह से मार्केट अच्छा बिहेव कर रहा है। अब इस पूरे वीडियो के अंदर बजट के अंदर क्या हुआ है, बजट के अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया गया है, इसके बारे में हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करेंगे। टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, कौन से स्टेट को लेकर बात किया गया है, इनकम टैक्स में लोगों को बेनिफिट मिला है। अब इस बेनिफिट की वजह से स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसके ऊपर भी हम अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है कि आखिर में बजट में हुआ क्या है और इससे हमारे देश के ऊपर, हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर या आपके लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करने वाले हैं बजट 2025 के अंदर में एक बड़े मुद्दे के बारे में, जिसके बारे में आज के टाइम में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है इनकम टैक्स। अब देखिए आपके स्क्रीन के सामने एक टैक्स स्लैब दिख रहा होगा। ये 2024-25 का टैक्स स्लैब है, जो पिछले साल टैक्स अप्लाई हुआ था। इसके अंदर आपको साफ साफ दिख रहा है कि अप टू 3 लाख आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में 5% का टैक्स है, 7 से लेकर 10 लाख के बीच में 10% का, 10 से लेकर 12 के बीच में 15% का, 12 से लेकर 15 के बीच में 20% का टैक्स है। एंड अगर आप 15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है, यानी कि जो आपको सबसे ऊपर वाली लाइन दिख रही है 3 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में, ये नील हो जाता है, क्योंकि यहां पे आपको रिबेट मिलता था 25,000 का, अप टू 25,000 का आपको रिबेट मिल रहा था। अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 7 लाख से ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ता था। बट अभी बजट 2025 के अंदर में जो मॉडिफाइड टैक्स स्लैब है, जो 2025-26 में अप्लाई होने वाला है, इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा है कि 4 लाख से, अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में 5% का टैक्स है, 8 से लेकर 12 के बीच में 10% का टैक्स है, 12 से लेकर 16 के बीच में केवल 15% का टैक्स है, 16 से लेकर 20 के बीच में 20% का टैक्स है, 20 से लेकर 24 के बीच में 25% का टैक्स है। एंड अगर आपकी इनकम 24 लाख से ज्यादा है सालाना तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर आप पिछले टैक्स की बात करें तो वहां पे 15 लाख से ज्यादा इनकम थी, तभी आपको 30% का टैक्स देना पड़ता था। बट अभी के टाइम में 24 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि टैक्स में बहुत ज्यादा राहत है। और सबसे बड़ी राहत क्या है कि 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो आपकी ऊपर वाली 2 रो दिख रही है ना, ये 4 लाख से लेके 8 लाख और 8 लाख से लेके 12 लाख, यहां पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये 5% और 10% ये पूरी तरह से नील हो जाएगा। क्योंकि जो पिछले टैक्स स्लैब के अंदर में 25,000 रुपए का रिबेट था, अभी के टाइम में वो बढ़ के हो चुका है 60,000 रुपए का। इसीलिए आपको 12 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्स कोड की बात करें तो अगले हफ्ते अनाउंस किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर में। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलने वाला है।
इसका मतलब अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपए है ना, तभी भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12,75,000 रुपए से ज्यादा इनकम है, मान के चलते हैं 13 लाख रुपए इनकम है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि टैक्स स्लैब के हिसाब से कट किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि अगर 12,75,000 पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो इससे गवर्नमेंट का क्या फायदा होने वाला है, इससे देश का क्या फायदा होने वाला है। अब देखिए, इससे गवर्नमेंट का कोई फायदा तो नहीं होने वाला है, नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि देखिए जहां पे लोग 7 लाख से ज्यादा इनकम पे लोग टैक्स पे करते थे, अब 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे, तो इससे तो लॉस ही होगा ना गवर्नमेंट का। बट गवर्नमेंट इस चीज को रिकवर कर लेती है जीएसटी के माध्यम से, और भी सारी चीजें होती हैं जिसके माध्यम से गवर्नमेंट इस चीज को रिकवर कर लेती है। अब बात करते हैं फायदा क्या होने वाला है। फायदा ये होने वाला है कि अब ज्यादा लोग आईटीआर फाइल करने वाले हैं, क्योंकि जहां पे लोग डर रहे थे कि 12 लाख इनकम है, 13 लाख इनकम है, 10 लाख इनकम है, तो मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा अगर मैं आईटीआर फाइल करूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आईटीआर फाइल करने वाले हैं, क्योंकि जो 12 लाख रुपए भी कमा रहा है ना, उसको अभी के टाइम में बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा कि मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि 12 लाख तक टैक्स बिल्कुल ही नील हो चुका है। अब देखिए, इससे स्टॉक मार्केट पे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अब जो 12 लाख तक रुपए कमा रहा है उसको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो उसके पास बहुत सारा पैसा बचने वाला है। जब पैसा बचेगा तो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा, एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब इससे फायदा क्या होगा ना, कि स्टॉक मार्केट बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा, आने वाले कुछ सालों के अंदर में बहुत तेजी के साथ ऊपर जाने वाला है, क्योंकि लोगों के पास अब पैसा बचने वाला है। अभी दिसंबर 2024 के अंदर में आपने देखा होगा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। यहां पे स्टॉक मार्केट नीचे गिरे जा रहा था। अब इसके वजह से लोग पैनिक हो गए थे, लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। बट अभी के टाइम में जब लोगों के पास पैसा आएगा ना, लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, तो यहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, जिससे स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये तो हमने बात कर लिया इनकम टैक्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं टीडीएस और टीसीएस के बारे में, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर टीडीएस की बात करें तो स्पेशली सीनियर सिटीजन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मान के चलते हैं कोई सीनियर सिटीजन है, मतलब जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है, अगर वो एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है और वहां से उसको 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके बैंक अकाउंट में आता है, तो पहले 50,000 रुपए तक फ्री था, मतलब 50,000 रुपए तक कोई भी टीडीएस नहीं पे करना पड़ता था अगर उसको 50,000 का इंटरेस्ट आता है। बट अभी के टाइम में 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है, मतलब उसके बैंक अकाउंट में अगर उसने एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है और वहां से 1 लाख तक इंटरेस्ट आता है, तो उसको कोई भी टीडीएस नहीं पे करना पड़ेगा। 1 लाख से ऊपर अगर इंटरेस्ट आएगा, उसके ऊपर उसको टीडीएस पे करना पड़ेगा। वहीं अगर टीसीएस की बात करें, यानी कि टैक्स कलेक्टेड सोर्स की बात करें, तो स्पेशली एजुकेशन लोन जो होते हैं ना, उसके ऊपर टीसीएस अप्लाई होता है। अभी के टाइम में वो लिमिट केवल 7 लाख है, बट इसको बढ़ा के अभी के टाइम में 10 लाख कर दिया गया है। अगले फाइनेंशियल ईयर से ये 10 लाख के ऊपर कोई भी टीसीएस नहीं पे करना पड़ेगा अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें रेंटल इनकम की, तो उसके ऊपर भी आपको टीडीएस पे करना पड़ता था। अगर रेंटल इनकम 2.4 लाख से कम आती है तो कोई भी टीडीएस नहीं अप्लाई होता था। अगर 2.4 लाख से ज्यादा आपकी रेंटल इनकम है तो उसके ऊपर टीडीएस पे करना पड़ता था। बट अभी बजट 2025 के बाद इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अभी के टाइम में अगर आपकी रेंटल इनकम 6 लाख से कम है तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं पे करना पड़ेगा। 6 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, रेंटल इनकम, तो आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा। एंड अगर फाइल अपडेटेड आईटीआर की बात करें तो इसको 2 साल से बढ़ा के 4 साल कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अब मान के चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर में आपने आईटीआर फाइल किया, तो आईटीआर फाइल करने के दौरान मान के चलते हैं कोई गलती हो जाती है आपसे, तो पहले आपको 2 साल का टाइम मिलता था उस गलती को सुधारने के लिए, बट अभी के टाइम में 4 साल का आपको टाइम मिलेगा। तो यहां पे बेनिफिट होने वाला है उनके लिए जो आईटीआर फाइल करते हैं। अब अगर हम इस पूरे बजट को समराइज करने की कोशिश करें तो यहां पे एक स्टेट का नाम बहुत बार लिया गया था, बहुत बार नाम लिया गया था। उस स्टेट के बारे में आप सभी को पता होगा, जिसका नाम है बिहार। बिहार का नाम बहुत बार लिया गया था। बिहार के अंदर बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे आईआईटी पटना को और ज्यादा डेवलप किया जाएगा, जो पटना एयरपोर्ट है उसको भी और ज्यादा डेवलप किया जाएगा। तो इसके ऊपर लेके बहुत सारी चीजें एलोकेट की गई थी, बजट एलोकेट किया गया था बिहार को लेके। क्यों किया गया था, इसके पीछे का रीजन आप सभी को पता होगा। अभी गठबंधन की सरकार बनी है, उसके अंदर बिहार के सीएम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में जानना है कि बिहार में कौन कौन चीजों के ऊपर बजट एलोकेट किया गया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने समरी डाल दिया है। समरी में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि आखिर में किन किन चीजों के ऊपर बजट एलोकेट किया गया है। अब बात करते हैं बजट 2025 के अंदर में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया गया था, जिसका नाम है फिस्कल डेफिसिट। अगर आपको फिस्कल डेफिसिट के बारे में नहीं पता है तो आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। गवर्नमेंट जितना कमा रही है ना, उसमें से कितना % खर्च करेगी, यही बताता है फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम कैपेक्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर में ये 4.8% था जीडीपी का, बट अभी के टाइम में बजट 2025 के बाद अनाउंस किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर में ये 4.8% से घट के 4.4% हो जाएगा। अब इसके वजह
से आपको स्टॉक मार्केट, अगर आप कल स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे थे तो निफ्टी 50 थोड़ा सा करेक्ट हो गया था। इसी डिसीजन की वजह से थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिला था, केवल कि कैपेक्स कम हो गया, मतलब अब गवर्नमेंट कम खर्च करेगी पिछले साल के मुकाबले। एंड अगर बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इसको 74% से बढ़ा के 100% कर दिया गया है। एंड आखिरी में हम बात कर लेते हैं टूरिज्म सेक्टर के बारे में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि टूरिज्म सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अच्छी चीजें बता सकती है। अभी के टाइम में बजट 2025 के अंदर में 50 नए टूरिज्म साइट्स को डेवलप करेगी गवर्नमेंट। अब इसका फायदा क्या होने वाला है? इसका फायदा बहुत होता है, इसका फायदा पूरा जीडीपी के ऊपर होता है, क्योंकि यहां पे क्या होता है ना कि देखिए डॉलर जो होता है वो देश के अंदर आता है। जब बाहर के लोग देश के अंदर आएंगे, भारत के अंदर घूमना पसंद करेंगे तो इंडियन रुपए की वैल्यू बढ़ती है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम में जो टूरिज्म सेक्टर है ना वो केवल 9.1% ही कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी के अंदर में, जो कि बहुत ही कम है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो उसका टूरिज्म सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है उसकी जीडीपी के अंदर में। मालदीव्स के अंदर लगभग 25-30% उसका जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है टूरिज्म सेक्टर का, बट भारत के अंदर केवल 9.1% है। सोचिए इतनी जनसंख्या वाला देश है, उसके बाद भी केवल 9.1% है। तो अभी तक बजट 2025 के अंदर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर कोई पॉइंट छूट रहा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस लिंक पे क्लिक करके अच्छे से समरी को देख सकते हैं कि आखिर में किन किन चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस कर रही है, एमएसएमई के ऊपर भी फोकस करेगी, एजुकेशन के ऊपर फोकस करने वाली है, हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर फोकस करने वाली है, जिससे देश का डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ हो सकता है अगर इसके ऊपर अच्छे से फोकस किया जाए। अच्छे से जो बजट एलोकेट किया गया है उसके ऊपर फोकस किया जाए ना, तो जीडीपी के अंदर बहुत तेजी के साथ ग्रोथ दिखने वाला है। और जब जीडीपी ग्रो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक मार्केट भी ग्रो करने वाला है, और जब स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा तो जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो दोबारा भारत के अंदर आने वाले हैं। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे बजट 2025 को लेकर, कमेंट बॉक्स में टाइप करना ये भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।